तो मैंने आप लोगों को क्रिप्स मिशन तक पढ़ा दिया था, तो इसके आगे पढ़ते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी मैंने आपको बता दिया था कि वो ओवर हो गया था। और फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर हो गया उसके बाद 19 सितंबर 1945 को वॉइसरॉय लॉर्ड वेवल ने अनाउंस किया कि सेंट्रल और प्रोविंशियल इलेक्शन होगा दिसंबर 1945 से लेकर के जनवरी 1946 तक इलेक्शन होगा। तो उसमें से क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया जब इलेक्शन हुआ, तो 11 प्रोविंसेस में से जितने ब्रिटिश स्टेट्स थे उसमें से 11 प्रोविंसेस में से 8 प्रोविंसेस जो थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीती थी और 3 में मेजॉरिटी में विनिंग में मुस्लिम लीग थी। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, फिर मार्च 1946 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ट्राई किया एक और बार क्रिप्स मिशन सेंड करने के, जो कि फेल हो गई थी। तो उसके एक और बार ट्राई किया कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए उन्होंने एक और मतलब कि 3 और लोगों को भेजा। उस टाइम पीएम थे एटली। एटली ने 3 लोगों को भेजा इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए, प्रपोजल देकर के इंडिया में भेजा। तो वो लोग कौन थे, सर पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। सर पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स ये ऑलरेडी आ चुके हैं, एंड एवी अलेक्जेंडर। ये तीनों क्या थे, ये तीनों कैबिनेट मिनिस्टर थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ठीक है, और इस मिशन का नाम क्या दिया गया, इस मिशन का नाम दिया गया कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो इसमें क्या था, उन्होंने क्या प्रपोजल रखा वो समझ लेते हैं। उन्होंने प्रपोजल रखा कि 389 सीट्स हैं, जिसमें से टोटल सीट्स उन्होंने क्या ऑफर की, 389, जिसमें से ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स की जो सीट्स होंगी वो 296 होंगी और ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट्स की जो सीट्स होंगी वो 93 होंगी, जिसमें से ब्रिटिश इंडियन स्टेट में जो लोग आएंगे वो चुन करके आएंगे, इलेक्ट होकर के आएंगे, इलेक्शन के थ्रू आएंगे। और जो प्रिंसली स्टेट की जो 93 सीट्स हैं वो प्रिंसेस अपने साइड से जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उसे नॉमिनेट करेंगे। मतलब कि एक पार्ट था नॉमिनेटेड पीपल का और एक पार्ट था इलेक्टेड पीपल का। तो ये था। और उसके बाद ये फर्दर कैसे डिफाइन होगा, ये था कि जितनी भी पॉपुलेशन है, जितनी एरिया में, जैसे जितनी भी स्टेट्स हैं, जितने भी प्रोविंसेस हैं, 11 प्रोविंसेस है, उसमें जितने भी पॉपुलेशन के हिसाब से फर्दर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। और फिर फर्दर आगे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, पहले तो पॉपुलेशन में, और पॉपुलेशन में अलग अलग लोग भी रह रहे हैं, कोई हिंदू रह रहा है, मुस्लिम रह रहा है, सिख रह रहा है, तो उनके लिए भी फर्दर था कि भाई उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से मुस्लिम, सिख और जनरल में डिफाइन होगा। जैसे आप समझिए कि उस जगह पे एक प्रोविंसेस में ज़्यादा हिंदू हैं, कम मेजॉरिटी, तो ज़्यादा सीटें जो हैं वो हिंदू के पास जाएंगी, कम सीटें मुस्लिम और सिख के पास आएंगी, क्योंकि 3 पार्ट में डिवाइड होना था, एक हिंदू, सॉरी जनरल, और सिख और मुस्लिम। तो मुस्लिम की सीटें मान लीजिए नेक्स्ट प्रोविंसेस में, सेकेंड वाले प्रोविंसेस में मुस्लिम की सीट्स ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उनको ज़्यादा सीट मिलेंगी। थर्ड वाले प्रोविंसेस में मान लीजिए सिख की सीट ज़्यादा है तो सिख को ज़्यादा सीट्स मिलेंगी। तो ऐसे फर्दर ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। तो हाँ, पीपल ऑफ पर्टिकुलर प्रोविंस मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली में, ये तो मैंने आपको बता दिया। इसमें जो ये प्रोविंसेस से जो इलेक्शन हुए थे उसमें जो लोग चूज किए, मतलब चुने गए थे, वो फर्दर ना मेंबर इलेक्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। मतलब क्या हो गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में के जो मेंबर्स चूज किए जाएंगे वो इनडायरेक्ट वे से चूज किए जाएंगे। वो कौन चूज करेगा, भाई जो 11 प्रोविंसेस में जो लोग चूज किए गए हैं, नॉर्मल जनता के थ्रू चूज किए गए हैं, उनको वो लोग ही मेंबर फर्दर चूज करेंगे ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो एक होने वाला है डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन में तो 11 प्रोविंसेस में से जो लोग मतलब कि चुने गए हैं, चूज किए गए हैं, मैं बोल रही हूँ, जो लोग चुने गए हैं वो लोग ही मेंबर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर हैं उनको चुनेंगे। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। तो इसमें क्या था कि
इसमें क्या टोटल प्रोविंसेस स्टेट्स क्या था 296 सीट्स थी प्रोविंसेस स्टेट्स में, जिसमें से 208 जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी और मुस्लिम लीग ने 73 सीट्स थी और 15 अदर्स की थी जो इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ रहे हैं उनकी थी। तो प्रिंसी स्टेट ओके। तो इसमें क्या हुआ, जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स जब चूज करने की बात आई, चुनने की बात आई, तो प्रिंसली स्टेट क्या थे इससे मतलब अलग थे कि उन्होंने ना नॉमिनेट किया कोई बंदा, ना उन्होंने कोई सेंड किया, वो इससे मतलब असाइड थे एकदम, मतलब कि अवे थे, इससे अलग ही थे कि उन्होंने नहीं चूज करना, ना इसमें पार्टिसिपेट करना है, ना चूज करके कोई नॉमिनेटेड पर्सन को अपने साइड से भेजना है। कोई भी प्रिंसली स्टेट से एक भी पर्सन नॉमिनेट होकर के नहीं आया था, उन्होंने टोटल इस चीज़ को बॉयकॉट किया हुआ था। मुस्लिम लीग ने भी, जो कि उनके पास 73 सीट्स थी, बट फिर भी उन्होंने इस चीज़ को मतलब कि इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। उन्होंने ये चीज़ में पार्टिसिपेट, क्योंकि उनको तो सेपरेट पाकिस्तान चाहिए था सिर्फ मुस्लिम्स के लिए, बट जो कि इसमें नहीं था, तो उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो टोटल 211 में फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 9 दिसंबर 1946 को, उसमें 211 मेंबर ने ये फर्स्ट मीटिंग अटेंड की थी। कब हुई थी ये फर्स्ट मीटिंग? 9 दिसंबर 1946 को ये फर्स्ट मीटिंग हुई थी, जिसमें 211 लोग आए थे, जिसमें से 208 मेंबर तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही थे और बाकी अदर पार्टीज के, जो कि मैंने आपको बताया था 15 सीट्स थी, वो अदर पार्टीज के मेंबर्स थे। बाकी मुस्लिम लीग और प्रिंसली स्टेट इस चीज़ से मतलब अलग थे, उन्होंने ये चीज़ को ज्वाइन नहीं किया था, मेंबर को इलेक्ट करके नहीं भेजा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। फर्स्ट मीटिंग में सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स गए थे और अदर पार्टीज के मेंबर गए थे। और इसमें जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो थे सबसे सीनियर मेंबर सचिदानंद सिन्हा। उनको मतलब उनकी सीनियरिटी के हिसाब से मुझे याद नहीं आ रहा, बट शायद फ्रेंच उसमें सीनियर मेंबर को सेलेक्ट किया जाता है, तो उसको देखते हुए डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो कि सीनियर मेंबर थे, उनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था असेंबली का। तो इसी के बस इतना ही था। और ये कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, साइमन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड टेबल, अगस्त ऑफर, ये सारा मैंने शॉर्ट क्लिपिंग्स में आपको बता दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मेरा बताने का तरीका बहुत सिंपल है, बहुत लैंग्वेज वाली, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं टिपिकल लैंग्वेज, भाई मुझे खुद जो समझ में आएगा वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। जो मुझे बुकिश लैंग्वेज खुद नहीं समझ में आ रही, मैं आपको कैसे बताऊँगी। जब इंसान को स्टोरी की तरह समझ में आ जाएगा तो वो फर्दर आगे खुद से डिफाइन कर लेगा। मेरा यही मानना है। मैं आप लोगों की पूरी मदद करूँगी और ख़ुद की भी मदद करूँगी कि मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो आप लोगों की भी प्रिपरेशन हो जाए, आपके साथ साथ मैं भी पढ़ लूँगी। तो इसी के साथ हम लोग का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो था, जो समझना था कि कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का कैसे बना, ये चीज़ हम लोग मतलब कि ये मैंने फिनिश कर दिया है। तो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला जो सेशन है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।